ब्रिटिश सोशल लाइफ इन इंडिया बाय डेनिस किनसेड। लगान 1942 अ लव स्टोरी, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और हाल ही में आई फिल्म RRR ने हमें भारत में रह रहे अंग्रेजों के बारे में कुछ झलक दिखाई है। उनकी शानदार पार्टी, बड़े बंगले, राजनीतिक षड्यंत्र और हिंदुस्तानियों पर अत्याचार हमने फिल्मों में ही देखा है, क्योंकि ब्रिटिश की सोशल लाइफ पर हमें हिस्ट्री की किताबों में कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन फिल्मों में जो दिखाया जा रहा है उसमें कितना सच है और कितना झूठ, ये नहीं पता चलता। तो अगर आपके मन में भी ये क्यूरियोसिटी है कि 200 साल तक राज करते हुए हमारे देश में ब्रिटिशर्स की सोशल लाइफ एक्चुअल में कैसी थी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से जान पाएंगे। हमारे देश पर अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक राज किया है, ये तो हम सब जानते हैं। अंग्रेज सरकार ने हमारे देश पर किस तरह की ज्यादतियां की, किस तरह हमारे देश को लूटा, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये तर्क भी करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत के विकास में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लोग कहते हैं कि टेलीफोन, रेलवे, पोस्टल सर्विस वगैरह भारत को अंग्रेजों ने ही दिए हैं। यह बात सच है कि अंग्रेज शासन की बदौलत भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का असर देखने को मिला। लेकिन ना तो अंग्रेजों के इरादे नेक थे, ना ही इस तरह का कोई विकास भारतीयों के लिए किया गया था। डेवलपमेंट का एक ही मकसद था, भारत में उनकी लाइफस्टाइल को सुधारना। ब्रिटिश समाज में भेदभाव का कोई हिसाब नहीं था, और भेदभाव यहां सिर्फ हिंदुस्तानियों के प्रति नहीं था। ब्रिटिश दूसरे यूरोपियन लोगों जैसे डच, फ्रेंच, डेन्स और पोर्टुगीज के प्रति भी भेदभाव करते थे। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं कि ब्रिटिश राज्य में समाज किस तरह बटा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो ना तो हमारे लोगों में अपनी स्किन के रंग को लेकर कॉम्प्लेक्स था, ना अंग्रेजों से डर। हम जिस क्रूर अंग्रेज शासन को जानते हैं वो असल में काफी बाद में शुरू हुआ, जब ब्रिटेन ने हमारे देश को अपनी कॉलोनी घोषित कर दिया। 1857 के विद्रोह के बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने भारत को अपने कब्जे में लिया, उन्होंने देश के लिए वायसरॉय यानी सूबेदार नियुक्त किया। अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ बिजनेस कर रही थी वो शासन भी करने लगी, और ब्यूरोक्रेसी में भी अंग्रेजों ने पोजीशंस भी अपने नाम कर लिए। इसके साथ ही शुरू हुई सोशल हायरार्की और डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। यहां हम ब्रिटिश और हिंदुस्तानियों के बीच भेदभाव की बात नहीं करेंगे, बल्कि अंग्रेजों और बाकी यूरोपियन नस्लों के बीच पक्षपात और कट्टरता की बात करेंगे। ब्रिटिश सिर्फ स्किन के कलर के आधार पर ही खुद को ग्रेट नहीं समझते थे, क्योंकि वो बाकी व्हाइट लोगों से भी खुद को सुप्रीम मानते थे। अंतरजातीय शादियां तो दूर की बात, दो अलग अलग देश के यूरोपियन भी शादी नहीं करते थे। फुर्सत की गतिविधियां ब्रिटिश सामाजिक जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट थी। इसमें क्रिकेट, शिकार खेलना और बॉल पार्टी खास तौर पर पॉपुलर थी। ब्रिटिशर्स की सोशल लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था उनका एंटरटेनमेंट का तरीका। हालांकि भारत या कोई भी ट्रॉपिकल लैंडस्केप ब्रिटिशर्स के लिए विदेशी और रोमांचक थी। शिकार करना अंग्रेजों के बीच एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट था। शेर, बाघ, हिरन, हाथी जैसे जानवर जो ब्रिटेन में नहीं पाए जाते हैं, उनका खुलेआम शिकार होता था, और यह शिकार करने का तरीका भी बहुत अलग था। अंग्रेज जंगल में घुसकर अपनी जान जोखिम में डालकर एडवेंचर के लिए शिकार नहीं करते थे, बल्कि शिकार करना एक स्टेटस सिंबल था, और शिकार करने के लिए मेहनत भी वो हिंदुस्तानियों से करवाते थे। फोटो और वीडियो पर पाए गए एविडेंस में देखा गया है कि ब्रिटिश का शिकार करने का तरीका क्या था। शेर या बाघ का शिकार करने के लिए पहले वो जंगल में किसी एक शेर को टारगेट बनाते थे। ये टारगेट ढूंढ कर लाना भी किसी भारतीय का काम होता था। फिर उस शेर के एरिया के आसपास हाथियों पर सवार होकर एक घेरा बनाया जाता था। धीरे धीरे उस सर्कल को छोटा किया जाता था जब तक कि शेर नजर न आने लगे। फिर एक हाथी पर सवार भारतीय को गोले के अंदर भेजा जाता था ताकि शेर झाड़ियों से बाहर निकले। शेर चाहे हाथी पर हमला करे या ना करे, हाथी पर सवार आदमी का काम होता था शेर को थकाना, और फिर निशाना देखकर एक बंदूक चलाकर शेर को मार देता था। हिरन या बाकी शाकाहारी जानवरों के शिकार के लिए जंगल में कुछ आदमी कैंपिंग करते थे। इस दौरान टेंट से लेकर हथियार और खाने पीने का सामान तक सब कुछ हिंदुस्तानियों को ही ढोना होता था। शिकार पर ले जाना किसी नए ब्रिटिशर का वेलकम करने का बहुत कॉमन तरीका था। अफसरों में अपनी सुपीरियरिटी दिखाने का एक तरीका हंटिंग ही था। शिकार खेलने के अलावा अगर कोई और स्पोर्ट अंग्रेजों को पसंद था तो वो था क्रिकेट। ये तो लगान फिल्म में आप सबने देखा ही होगा कि किस तरह फ्रेंडली मैचेस रखे जाते थे, और क्रिकेट का हुनर प्रमोशन पाने में भी मददगार होता था। कॉलोनियल टाइम के क्रिकेट मैचेस एक फॉर्मल इवेंट की तरह होते थे। कई बार मैचेस के साथ साथ
पिकनिक या टी पार्टी भी रखी जाती थी। ये सोशलाइज करने का सबसे अच्छा मौका होता था, खासकर बैचलर लड़कों के लिए जो अपने लिए इंडिया में ब्रिटिश बीवी की तलाश कर रहे थे। ब्रिटिश लोग अक्सर मैचेस देखने भी आते थे और सोशल ग्रुप्स में आगे बढ़ने का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका था। पार्टीज की बात करें तो ब्रिटिशर्स टी पार्टी और लंच डिनर पार्टीज को बहुत भव्य तरीके से ऑर्गेनाइज करवाते थे। इसमें अपने पैसे का दिखावा करने के लिए जंगली जानवर से लेकर अपने गुलामों तक का डिस्प्ले करना आम बात थी। दावत में ज्यादातर यूरोपियन खाना और वाइन रखी जाती थी और पर्शियन शराब पीना स्टेटस से नीचे माना जाता था। बॉल पार्टीज का चलन भी कॉलोनियल दौर में हुआ करता था, जहां मेन मकसद अपने लिए पार्टनर खोजना ही होता था। अंग्रेज औरतों की लाइफस्टाइल की अलग तरह से बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन में रह रही ब्रिटिश महिला और इंडिया में रह रही ब्रिटिश महिला की लाइफ में बहुत फर्क था। ब्रिटेन या अधिकांश यूरोप में महिलाओं को सेकेंडरी सिटीजन का दर्जा दिया जाता था और घर संभालने के अलावा औरतों का किसी चीज में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। जहां एक तरफ फ्रांस जैसे एडवांस स्टेट में आम आदमियों और औरतों के अधिकार की बात होने लगी थी, वहीं ब्रिटिश महिलाओं को अब भी उनके ट्रेडिशनल रोल में रहने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा था। ब्रिटेन में रहने का मतलब था खाना बनाना, बर्तन साफ करना, घर साफ करना, कपड़े धोना, गार्डन सजाना, बच्चों को पालना और मेहमानों के घर आने पर उनकी मेहमान नवाजी करना। वहीं इंडिया में रहने पर घर और बाहर के हर काम के लिए नौकर मौजूद थे। यही मेन रीजन था कि ब्रिटिश महिलाएं अपने पति के साथ उनकी कॉलोनी में रहना पसंद करती थीं। एक एवरेज ब्रिटिश घर में 10 से 5 नौकर होते थे। इनमें से एक हाउसमेड, कुक, नैनी, गार्डनर और धोबी तो होता ही था। इंडियन वाइसरॉय की पत्नियां बहुत सी सुविधाओं को एंजॉय करती थीं। सोशल स्टेटस और डिजिग्नेशन के हिसाब से ये सुविधाएं बढ़ती घटती रहती थीं, लेकिन अमूमन हर औरत को इंडिया में ये 5 फायदे जरूर मिलते थे। पहला था लग्जूरियस लाइफस्टाइल। उन्हें आलीशान घरों में रहने का मौका मिलता था, जिन्हें वाइस रीगल पैलेस भी कहा जाता था। इन घरों में हर वो सुविधा होती थी जो उन्हें ब्रिटेन में मिलती थी, जैसे बाथ टब, लाइब्रेरी या रीडिंग रूम, सन रूम वगैरह। इसके साथ साथ उनकी सभी जरूरतों के लिए हर वक्त उनके आसपास कई नौकर मौजूद होते थे और ये नौकर कौड़ियों के दाम पर रखे जाते थे। ब्रिटिश इंडिया में स्लेवरी भी बहुत आम थी और अफ्रीकन से लेकर यूरोपियन तक सभी तरह के गुलाम खरीदे बेचे जाते थे। दूसरा था सोशल स्टैंडिंग। इंडिया में स्किन कलर को लेकर भेदभाव तो था ही। ऐसे में व्हाइट औरतों को इंडियन से बहुत इज्जत मिलती थी और उन्हें ऊंचे दर्जे पर रखा जाता था। उनके पास पावर और कंट्रोल भी था जो उन्हें ब्रिटेन में नहीं मिलता था। यहाँ ब्रिटेन में वो एक आम औरत थी, इंडिया में उनके पास मालकिन या साहब का दर्जा था। तीसरा, कल्चर और हॉबीज तक पहुंच। घर के काम ना होने के कारण औरतों के पास काफी टाइम होता था, जिसका इस्तेमाल आर्ट, म्यूजिक या लिटरेचर सीखने के लिए किया जाता था। इंडिया आकर रहना औरतों के लिए अपनी हॉबीज को परस्यू करने का अच्छा मौका होता था। इसके साथ ही शिकार जैसी एक्टिविटीज देखने भी महिलाएं जाया करती थी। चौथा था समाज सेवा। वैसे तो एनी बेसेंट, जो कि एक ब्रिटिश समाजवादी, शिक्षाविद और महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, उन जैसी कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर ब्रिटिश महिलाओं ने हिंदुस्तानी समाज के लिए बहुत काम नहीं किया। लेकिन चैरिटी करना, मिशनरीज को पैसे में मदद करना, हॉस्पिटल में वॉलेंटियर करना, अंग्रेज कम्युनिटी के बीच कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने जैसे कई काम अंग्रेज औरतें किया करती थीं। और पांचवा फायदा था यात्रा की संभावनाएं। इंडिया आने का मतलब था आधी दुनिया का चक्कर लगाना। इंडिया में रहने वाली ब्रिटिश महिलाएं न सिर्फ इंडिया घूमती थीं, बल्कि शिप से ट्रैवल भी करती थीं, जो कि अपने आप में बड़ी बात थी। इस तरह का एक्सपोजर ब्रिटेन में रहने वाली औरतों को नहीं मिल पाता था। उन्हें इंडिया आना एक एडवेंचर की तरह लगता था। हालांकि ब्रिटिश औरतों के पास सुविधाओं के साथ साथ जिम्मेदारी भी होती थी। उन्हें हर वक्त एक सोशल स्टेटस को मेंटेन करना होता था, अपने आप को ब्रिटिश ट्रेडिशन के हिसाब से रिप्रेजेंट करना होता था और बड़ी बड़ी पार्टीज होस्ट करनी होती थी। उनसे कॉलोनियल लीडर्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती थी और उन्हें पूरा करना एक अहम जिम्मेदारी होती थी। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया मेनली ट्रॉपिकल देश है और कुछ पार्ट में नॉर्मल क्लाइमेट भी होता है। कर्क रेखा के नीचे का सारा एरिया ट्रॉपिकल वेदर ही एक्सपीरियंस करता है। ऐसे में ठंडे मौसम में रहने की आदत वाले ब्रिटिशर्स के लिए पंजाब, मद्रास और बंगाल जैसी टेरिटरीज में गर्मियों के मौसम में रहना नामुमकिन हो गया था। बहुत से ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं जहां आज हम लोग जा रहे हैं, उन्हें ब्रिटिशर्स ने ही बसाया है। इनमें से कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल हैं नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, ऊटी, मुन्नार, दार्जिलिंग और शिमला।
इन जगहों का आर्किटेक्चर आपको ब्रिटिश काल की ही याद दिलाएगा। ये सभी शहर अंग्रेजों द्वारा ही बसाए गए थे। अंग्रेजों के लिए इंडिया की गर्मी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। गर्मी से बचने के लिए ही उन्होंने हिमालय में घर बसाने शुरू किए। ऐसा ही एक मेन शहर है शिमला। शिमला को तो अंग्रेजों की समर कैपिटल भी माना जाता था। यहाँ के 22 रीगल लॉज को आज राष्ट्रपति निवास के नाम से जाना जाता है। शिमला का आर्किटेक्चर ही नहीं, वहाँ के कल्चर में भी आपको आज तक अंग्रेजों का इन्फ्लुएंस दिख जाएगा। इंडिया में सबसे अच्छी तरह से क्रिसमस शिमला में ही मनाया जाता है। दूसरा मेजर शहर था नैनीताल। कुमाऊं का एरिया लखनऊ और दिल्ली के पास था। पहले से बसे बसाए शहर में अंग्रेज नहीं जाते थे। ज्यादातर पहाड़ी गांवों पर वहां के राजा का राज्य होता था। इनमें अल्मोड़ा एक मेन एग्जाम्पल है। राजा के साथ अच्छे रिलेशंस ना होने पर अंग्रेजों ने अपने लिए एक अलग शहर ही बसा लिया। हिमालय में बहुत से ऐसे क्षेत्र थे जहां अंग्रेज कब्जा नहीं कर पाए थे। ऐसे में उन्होंने जंगल काट कर नए शहर बसाए और नैनीताल उनमें से एक था। नैनीताल के लिए ऐसा कहा जाता है कि झील के किनारे नैना देवी का मेला लगता था, लेकिन वहां कोई नहीं रहता था। शिकार खेलने के दौरान किसी ऑफिसर की नजर नैनीताल की खूबसूरती पर पड़ी और फिर वहां उनके वेकेशन के लिए बंगले बनाए गए। इन शहरों में उन्होंने अपने बंगलों के साथ चर्च, टाउन हॉल और घंटा घर भी बनवाए। दार्जिलिंग भी अंग्रेजों द्वारा बसाया हुआ शहर है, जो कोलकाता की गर्मी से राहत पाने के लिए बनाया गया था। यहाँ उन्होंने अपने हिसाब से कॉफी और टी प्लांटेशन भी शुरू करवाई, जबकि इंडिया में पहले इन क्रॉप्स का उत्पादन नहीं होता था। आज भी दार्जिलिंग अपने चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना या ट्रैकिंग करना भी अंग्रेजों के बीच एक पॉपुलर स्पोर्ट हुआ करता था। बहुत सी ऑस्ट्रियन और जर्मन पर्वतारोहियों यानी माउंटेनियर्स की टीम इंडिया पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आती थी। हालांकि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान इन अभियानों को बंद करा दिया गया और बहुत से जर्मन लोगों को ब्रिटेन का बंदी बनाकर जेलों में रखा गया। अब तक हम सब ने जाना कि आपस में अंग्रेज किस तरह की सोशल लाइफ जीते थे और एक दूसरे के साथ किस तरह से सोशलाइज करते थे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह ब्रिटिश इंडियन से इंटरैक्ट करते थे और ब्रिटिशर्स की सोशल लाइफ में इंडियंस का क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ करता था। इंडियन का मतलब यहाँ सिर्फ आम आदमी नहीं है। ये तो सबको पता है कि आम भारतीय की स्थिति बहुत बुरी और दयनीय थी। फिर भी जमींदारों और राजाओं के साथ अंग्रेजों के अच्छे संबंध थे। कई स्टेट्स में ब्रिटिश के हाथों की कठपुतली राज कर रही थी, जो उन्हें टैक्स दे रही थी। कई राजाओं को अपना टाइटल रखने दिया गया था और अंग्रेज शासन होने के बाद भी उन्हें राजा का ओहदा मिला हुआ था। ऐसे राजाओं के महलों में भी अंग्रेजों के लिए पार्टीज और क्रिकेट जैसे इवेंट्स करवाए जाते थे। आम भारतीयों को काफी सामाजिक अलगाव सहना पड़ता था। ब्रिटिश काल में ब्रिटिश लोगों के भारतीयों के प्रति सामाजिक व्यवहार में कुछ बातों को नोट किया जा सकता था। जैसे पहला है सोशल हायरार्की। ब्रिटिश अधिकारी अपने आप को हिंदुस्तानियों से ऊपर समझते थे और उनके एग्जाम्पल थे ब्रिटिशर्स के लिए एक्सक्लूसिव क्लब और सोशल गैदरिंग्स, जो ब्रिटिश डोमिनेंस और सुपीरियोरिटी का सिंबल थे। ओनली व्हाइट क्लब और उन जगहों में भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाती थी ताकि ब्रिटिश और भारतीय समुदाय के बीच एक क्लियर डिफरेंस को बनाए रखा जा सके। दूसरा है अलगाव। उपनगरीय इलाकों में भेदभाव इतना ज्यादा था कि ब्रिटिश और भारतीय लोगों के लिए अलग अलग क्वार्टर्स तक हुआ करते थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ब्रिटिश बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव होते थे, जिनमें ब्राउन बच्चों का घुसना सख्त मना था, जो सामाजिक विभाजन को बढ़ाता था। तीसरा है भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानून। रॉलेट एक्ट जैसे डिस्क्रिमिनेटिव और अनफॉर्चुनेट कानूनों के प्रयासों ने जातिवाद नीतियों को दुनिया के सामने रखा ही है। कुछ ब्रिटिश अधिकारी भारतीयों के लिए ऐसे अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते थे जो उनके मन की नफरत को दिखाते थे। फोर्थ है बहुत कम सोशल इंटरेक्शन। काम के अलावा ब्रिटिश समुदाय हिंदुस्तानियों से किसी तरह का कोई सोशल कांटेक्ट ही नहीं रखते थे। ब्रिटिश समुदाय द्वारा आयोजित सोशल इवेंट्स में आमतौर पर भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था, जिससे सामाजिक एकता की कमी पैदा हुई। ब्रिटिश अधिकारी अक्सर अपने ही दायरों में सोशलाइज करते थे, सामाजिक जीवन बिताते थे और लोकल कल्चर और लोगों से दूरी बनाए रखते थे। फिफ्थ है इकोनॉमिक डिफरेंस। जैसा कि हमने देखा, अंग्रेजों को राजाओं से मिलने जुलने या उनके साथ सोशलाइज करने में कोई समस्या नहीं होती थी। इससे हम देख सकते हैं कि पैसा भी डिस्क्रिमिनेशन का एक बड़ा कारण था। लेकिन आम हिंदुस्तानियों के गरीब होने का कारण भी अंग्रेजों की नीतियां ही थीं। बहुत ज्यादा टैक्स लेना, एग्रीकल्चर पर रोक टोक और सिविल सर्विसेज में भारतीयों को नौकरी न देने के कारण लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके थे। ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीतियां भी उनके ही फेवर में होती थीं। ब्रिटिश यानी कॉलोनियल काल में भारत की स्थिति ऐसी थी जैसे एक ही समय में यहां दो तरह की लाइफ चल रही हो। एक तरफ भारतीय थे जो अपने ह्यूमन राइट्स तक के लिए तरस रहे थे और दूसरी तरफ थे अंग्रेज
जो इंडिया में एक लंबा वेकेशन मना रहे थे। उनके पास हर तरह की सुविधाएं थीं। क्रिकेट ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के बीच प्रचलित हुआ करता था और ये एक इंपॉर्टेंट खेल बन गया था। एंटरटेनमेंट में शिकार खेलना, गोल्फ और बोटिंग जैसी एक्टिविटीज भी शामिल थीं, जो ब्रिटिश सुपीरियर्स के लिए थीं। ब्रिटिश अधिकारी छुट्टी मनाने के लिए शिमला और दार्जिलिंग जैसे पहाड़ी स्टेशन को पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा रहता था और बड़े अंग्रेज ऑफिसर्स की पत्नियां बहुत सुखी जीवन बिता रही थीं, जिनमें बड़े घर और नौकर चाकर शामिल थे। स्लेव्स को भी घरों के कामों से लेकर सेक्स स्लेव बनाने तक के लिए खरीदा जाता था। ब्रिटिशर्स ने भेदभाव और रेसिज्म को बढ़ावा दिया ताकि सामाजिक विभाजन यानी सोशल हायरार्की बनी रहे। इंडिया में कॉलोनियल एरा में अंग्रेजों की सोशल लाइफ इन्हीं चीजों के चारों तरफ बुनी हुई थी। आप ऐसे ही सिमिलर हिस्टोरिक कंटेंट सुनना चाहते हैं तो इंदिरा गांधी और वीर सावरकर जैसी बाइट को सुन सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।